नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आदिकाल की प्रवृत्तियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके सिलेबस में आदिकाल लगा हुआ है तो आदिकाल की प्रवृत्तियां पूछना अनिवार्य ही हो जाता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहली प्रवृत्ति है ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता। ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर चरित काव्य लिखने का चलन हो गया था, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता आदि। यद्यपि इनमें प्रामाणिकता का अभाव है। मतलब कि आप देखेंगे तो आदिकाल की जो मुख्य विशेषता है उसमें से एक है ये भी है कि उस समय ऐतिहासिक काव्यों की बहुत प्रधानता थी। जो ऐतिहासिक व्यक्ति थे उन लोगों के चरित्र के ऊपर काव्य लिखने शुरू हो गए और ऐसा ना लोगों के अंदर एक भाव बोध आ गया, जो बड़े राजा थे, कि अगर हम अपना नहीं लिखवाएंगे तो आगे हम भविष्य में कैसे जाने जाएंगे, हम इतिहास में अमर नहीं होंगे। इस चलते भी ऐतिहासिक काव्यों की प्रधानता होने लग गई। दूसरी प्रवृत्ति है लौकिक रस की रचनाएं। लौकिक रस से सजी सवरी रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति रही, जैसे संदेश रासक, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका आदि। मतलब कि लौकिक रस मतलब जो लोक में रस है। लौकिक जीवन मतलब जो लोक सामान्य जनजीवन है उससे जुड़े हुए जो काव्य पंक्ति हैं, जो उससे जुड़े हुए रस हैं, उससे जुड़ी हुई रचनाएं हैं, वो सब लिखने की भी प्रवृत्ति आदिकाल में हमें देखने को मिलती है। और उसके एग्जाम्पल है संदेश रासक, विद्यापति की पदावली और कीर्ति पताका भी विद्यापति द्वारा ही रचित है। आगे देखते हैं। अगली प्रवृत्ति है रक्ष और उपदेशात्मक साहित्य। बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति है। इनके साहित्य में रुक्षता है। हठयोग के प्रचार वाली रचनाएं लिखने की प्रवृत्ति इनमें अधिक रही है। मतलब कि उस समय उपदेश वाले जो लेखक थे, जो रक्ष वाले थे लेखक या रचनाएं, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही थी। जैसे बौद्ध, जैन, सिद्ध, नाथ, ये जो साहित्य है इसमें क्या है, इसमें उपदेश ही तो दिया गया है। इसमें उपदेश दिया गया है अपने अपने धर्मों के माध्यम से भक्ति करने का, समाज में रहने का। चाहे वो बौद्ध धर्म अपने अनुसार से बताए, जैन धर्म अपने अनुसार बताए, सिद्ध अपने अनुसार बताते थे और नाथ भी अपने अनुसार बताते थे। तो ऐसी रचनाएं भी देखने को मिली। अगली प्रवृत्ति है उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य। बहुत सी धार्मिक रचनाओं में उच्च कोटि के साहित्य के दर्शन होते हैं, जैसे परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा, परमचर्यु। मतलब कि उस समय उच्च कोटि की धार्मिक रचनाएं भी दिखती हैं। जैसे नाथ, सिद्ध, जैन आदि में हमें उच्च कोटि का धर्म नहीं दिखता है, परंतु ये जो 3 उदाहरण मैंने दे रखे हैं इसमें हमें धार्मिक साहित्य जो धर्म से रिलेटेड है वो साहित्य, वो भी उच्च कोटि का। जैसे आप अगर संस्कृत साहित्य में देखेंगे तो महाभारत और रामायण जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, वैसे ही आदिकाल में ये 3 ग्रंथ माने जाते हैं। अगली प्रवृत्ति है फुटकल साहित्य। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सखून जैसी फुटकल विविध रचनाएं इस काल में रची जा रही थी। मतलब आदिकाल में हमें फुटकल रचनाएं देखने को मिलेंगी और ये कवियों के बीच में एक आनंद का भावबोध भी लाती थी। लोग फुटकल रचनाएं लिखते थे, कवि लिखते थे, जिनसे आम जीवन भी जिसको पढ़ के बहुत खुश होता था और इससे कवि की प्रसिद्धि भी होती थी। तो उस समय फुटकल रचनाएं या फुटकल साहित्य लिखने का बहुत ही प्रचलन था। अगली विशेषता है युद्धों का यथार्थ चित्रण। वीर गाथात्मक साहित्य में युद्धों का सजीव और हृदयग्राही चित्रण हुआ है। कर्कश और ओजपूर्ण पदावली शास्त्रों की झंकार सुनाई देती है। मतलब आप देखेंगे तो जो आदिकाल है वहाँ पे युद्धों का बहुत ही यथार्थ वर्णन हुआ है और ऐसे वर्णन हुआ है कि आपको लगेगा कि जो कवि है, जो लेखक है, जो रचनाकार है, वो युद्ध के समय
वहीं मौजूद है। अगर राजा तलवार मार रहा है तो ऐसा लगेगा कि कवि एकदम नज़दीक जाके स्लो मोशन में उस तलवार मारने की प्रक्रिया को देख रहा है, क्योंकि उस समय युद्धों का जो चित्रण, जो वर्णन हो रहा था, वो इतना सजीवता के साथ होता था कि वो एक विशेषता के तौर पर उभरा, एक पूरे आदिकाल की एक मुख्य विशेषता के रूप में उभर कर सामने आया। अगली विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। उनके युद्ध, विवाह आदि का विस्तृत वर्णन हुआ है, लेकिन राष्ट्रीयता का अभाव रहा है। आदिकाल में आप देखेंगे कि जो कवि हैं वो आश्रयदाता की शरण में रहकर रचनाएं करते थे। जैसे विद्यापति हैं, वो कीर्ति पताका जो है वो कीर्ति सिंह जो है उनके दरबार में रहकर लिखते थे। उनकी मतलब वो उनके आश्रयदाता थे, वो राजा के दरबार में रहते थे और राजा उनकी रचनाएं पढ़कर खुश होते थे। तो ये इस समय की मतलब उस समय की प्रवृत्ति है, जैसे रीतिकाल है वैसे ही, कि आश्रयदाताओं की शरण में रहकर कवि रचनाएं करते थे। उनके युद्ध का, उनके विवाह का बहुत ही अच्छे से विस्तारपूर्वक चर्चा करते थे। परंतु उस युग में हमें राष्ट्रीयता का अभाव दिखता है। अगली विशेषता है इस युग में 3 रसों का निर्वाह हुआ है। वीर रस, चारण काव्य, श्रृंगार रस, चारण काव्य तथा विद्यापति की पदावली और कीर्तिलता में, तथा शांत रस धार्मिक साहित्य में। आप देखोगे कि आदिकाल में मुख्यतः 3 रस जो हैं, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस की हमें प्रधानता दिखने को मिलती है। और मैंने साथ साथ में ग्रंथों का नाम भी लिख दिया है कि वीर रस कौन से काव्यों में दिख रहा है, श्रृंगार रस कौन से काव्य में दिख रहा है और शांत रस कौन से काव्य में दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी प्रवृत्तियाँ देख ली हैं आदिकाल से रिलेटेड। आशा करती हूँ आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको इस पे ही विस्तार पूर्वक, अभी मैंने 2 लाइनें लिख के बस समझाया है, अगर आपको विस्तार पूर्वक इसी पे वीडियो चाहिए हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको 110% उस पर वीडियो बना के ज़रूर दूँगी। आशा करती हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।